नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, सीरियल किलर रमन राघव। हाँ, रमन राघव एक ऐसा नाम जिसने 1960 में बॉम्बे मतलब आज की मुंबई की सड़कों पर जैसे खौफ फैला दिया था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसके तरीके इतने वहशी थे, इतने बेरहम कि लोग रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे, डरते थे। बिल्कुल, खौफ एक असली कहानी, कोई बनावटी नहीं। और इसे कई नामों से जाना जाता था, है ना? सिंधी, दलवाई, तलवाई। अन्ना, थम्बी, वेलुस्वामी, हाँ बहुत सारे नाम थे। और फिर मीडिया ने इसे एक नाम दिया जो सबसे ज्यादा चिपक गया, साइको रमन। हाँ, साइको रमन। तो आज हम इसी की कहानी में गहराई तक उतरेंगे। देखते हैं क्या था ये पूरा मामला। जरूर जरूर। तो ये कहानी शुरू होती है 1960 के बॉम्बे में। शहर बदल रहा था, भीड़ बढ़ रही थी, और इसी भीड़ में कहीं छुपा था एक वैशी कातिल। बिल्कुल। देखो, पहली बार जो ये कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ वो रिपोर्ट्स के हिसाब से 1965-66 में बॉम्बे के ईस्टर्न सबर्ब्स में था। ईस्टर्न सबर्ब्स मतलब वो माटुंगा साइन वाला एरिया। हाँ हाँ, वही। करीब 19 लोगों पर हमला हुआ था ऐसा कहते हैं, जिनमें से 9 की मौत हो गई। और शिकान कौन थे? कौन थे? वही, जो फुटपाथ पर सोते हैं, गरीब बेघर लोग जिनके पास कोई ठिकाना नहीं। ओह, मतलब शुरू से ही निशाना बहुत स्पेसिफिक था, कमजोर लोग। हाँ, और फिर देखो 1968 में सिलसिला दोबारा लौटा, कुछ गैप के बाद। इस बार शहर के बाहरी इलाकों मतलब आउटस्कर्ट्स में। पैटर्न वही था, रात का वक्त, सोते हुए लोग और कत्ल का वो खौफनाक तरीका। हाँ बिल्कुल, एक भारी भोता मतलब ब्लंट हथियार, शायद लोहे की रॉड या कोई पाइप जैसा कुछ। उफ। और उससे सिर पर तब तक वार किया जाता था जब तक मौत न हो जाए। मतलब क्रूरता की हद थी, जरूरत से कहीं ज्यादा वार, ओवरकिल जिसे कहते हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये कि ज्यादातर मामलों में लूटपाट मोटिव नहीं था। मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें शायद ली हों, पर असल मकसद कत्ल था। सही कहा, ये सिर्फ कत्ल के लिए कत्ल कर रहा था। और इसने सबसे ज्यादा निशाना बनाया समाज के सबसे कमजोर लोगों को, फुटपाथ पर रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले। क्यों? मतलब ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि देखो, इनकी गुमशुदगी पर किसी का ध्यान देर से जाता, पुलिस रिपोर्ट में देरी होती, या शायद इसलिए कि शहर की भीड़ में ये आसानी से गुमनाम रह सकते थे। और इनके शिकारों में मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। कोई फिक्स पैटर्न नहीं था उम्र या लिंग का। नहीं नहीं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। यही चीज तो और डराती थी कि कोई भी निशाना बन सकता था। जब इतने सारे कत्ल होने लगे तो पुलिस पर जाहिर है प्रेशर तो बहुत बढ़ गया होगा। मीडिया, लोग। अरे बहुत ज्यादा प्रेशर था। पुलिस को रमन राघव पर शक हुआ भी, क्योंकि उसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था। रॉबरी के केस थे उस पर, 5 साल जेल में भी रहा था वो। अच्छा, तो पहले से रिकॉर्ड था उसका? हाँ, और उसे 1966 वाले कत्लों के सिलसिले में पकड़ा भी गया था। फिर पकड़ा गया था तो छूटा कैसे? वही तो, सबूतों की कमी। उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई पुलिस उस वक्त, तो छोड़ना पड़ा। सोचो ये सिस्टम की कितनी बड़ी चूक थी। एक पॉसिबल सीरियल किलर वापस सड़कों पर। बाप रे। और उसके छूटने के बाद कत्ल फिर शुरू हो गए 1968 में। हाँ बिल्कुल, 1968 में कत्ल फिर तेज हो गए। तब जाके पुलिस बहुत सीरियस हुई। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीआईडी क्राइम थे रमाकांत कुलकर्णी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खुद संभाला। और क्या किया उन्होंने? एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसे कॉम्बिंग ऑपरेशन कहते हैं। मतलब हजारों पुलिस वाले लगा दिए गए शहर का चप्पा चप्पा छान मारने के लिए, दिन रात गश्त। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा ना, जैसे तुमने कहा शिकार ऐसे लोग थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, आसान बिल्कुल नहीं था। पुलिस के सामने कई चुनौतियां थीं। एक तो पीड़ितों की पहचान करना मुश्किल था, कई बार पता ही नहीं चलता था कि ये कौन है। दूसरा, क्राइम सीन खुले में होते थे, फुटपाथ, मैदान, तो सबूत अक्सर खराब हो जाते थे या मिलते ही नहीं थे। सही बात है। बारिश हो गई, लोग आ गए। बिल्कुल। तीसरा, 1960s में फोरेंसिक तकनीकें आज जैसी नहीं थीं। फिंगरप्रिंट्स लेना, मैच करना, सब बहुत बेसिक था। डीएनए वगैरह तो था ही नहीं। और मीडिया का क्या रोल था? मीडिया कवरेज से जनता में डर इतना फैल गया था कि जांच में मदद की बजाय दिक्कतें आ रही थीं। हर कोई डरा हुआ था, पुलिस पर प्रेशर भी बहुत था कि जल्दी पकड़ो। तो फिर
इतनी मुश्किलों के बाद आखिर ये पकड़ा कैसे गया? क्या हुआ ऐसा? यहाँ क्रेडिट जाता है एक सब इंस्पेक्टर को, एलेक्स फियाल्हो। उन्हें कोई खबर मिली थी, मुखबिर से शायद, और चश्मदीदों ने जो हुलिया बताया था उसके आधार पर उन्होंने रमन को पहचान लिया। कहाँ? कैसे? अगस्त 1968 में मलाड इलाके में 2 लोकल गवाहों की मदद ली उन्होंने और उसे धर दबोचा। पकड़े जाने के वक्त उसकी हालत कैसी थी? कुछ पता चला? मतलब कपड़े वगैरह? हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने एक बुश शर्ट और खाकी शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उन पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बे? हाँ, और जूते कीचड़ से सने हुए थे। उसने पहले खुद को रमन राघव बताया, लेकिन जब पुलिस ने रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला इसके तो कई नाम हैं। सिंधी दलवई, तलवई, अन्ना, थम्बी, वेलुस्वामी। इतने सारे नाम? फिर फिंगरप्रिंट्स लिए गए, वो मैच हो गए पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स से और कंफर्म हो गया कि हाँ, ये वही रमन राघव है। उसे आईपीसी सेक्शन 302 मतलब कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, 2 कत्लों के लिए, लालचंद यादव और दुलार यादव। चलो, पकड़ा तो गया आखिर। गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? उसने कत्ल कबूले या नाटक करता रहा? देखो, शुरू में तो वो चुप रहा, एकदम खामोश, कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छा। लेकिन फिर उसने एक बहुत ही अजीब से मांग की। क्या मांग? उसने कहा, मुझे खाने के लिए चिकन चाहिए, चिकन करी, अगर खिलाओगे तो सब बता दूंगा। चिकन करी? सीरियसली? इतने कत्ल करने के बाद ये डिमांड? हाँ, अजीब था, पर पुलिस ने इसकी मांग पूरी की। शायद सोचा हो कि इसी बहाने कुछ उगलवा लेंगे। तो चिकन खाने के बाद बोला वो? हाँ, चिकन खाने के बाद उसने बोलना शुरू किया और जो बोला वो सुनने लायक था। उसने न सिर्फ अपना हथियार, वो लोहे की रॉड कहाँ छुपाई है, ये बताया, बल्कि ये भी कबूल किया कि उसने 1966 में जीआईपी रेलवे लाइन के पास 41 लोगों को मारा था। 41? हे भगवान। हाँ, और 1968 में सबर्ब्स में करीब 1 दर्जन मतलब 12 और लोगों को, कुल मिलाकर 53 कत्लों का इकबाल। और हो सकता है असली गिनती इससे भी ज्यादा हो, कौन जाने। 53? ये तो अविश्वसनीय है। वो पुलिस को उन जगहों पर भी ले गया जहां उसने कत्ल किए थे और जहां वो रॉड छुपाई थी, सब बता दिया उसने। इसके बाद तो मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया होगा, एकदम सनसनी बन गई होगी ये खबर। अरे बिल्कुल, अखबारों ने उसे साइको रमन, स्टोनमैन रमन जैसे नाम दे दिए। हर अखबार में, हर मैगजीन में बस उसी की खबरें। एक तरफ लोग डर गए, बुरी तरह डर गए, और दूसरी तरफ कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि भीड़ ने रमन जैसे दिखने वाले बेचारे बेगुनाह लोगों पर शक में हमला कर दिया। माहौल बहुत खराब हो गया था। इतने संगीन जुर्म, उसका खुद का एक बालिया बयान, फिर ट्रायल शुरू हुआ होगा कोर्ट में। हाँ, 2 जून 1969 को एडिशनल सेशन जज मुंबई की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आया। क्या हुआ? डिफेंस वकील, मतलब उसके वकील ने दलील दी कि रमन दिमागी रूप से अस्थिर है। ही इज अ अनसाउंड माइंड, अपना बचाव करने में सक्षम नहीं है। ओह, मतलब वो इंसैनिटी प्ली ले रहे थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि जुर्म करते वक्त भी वो मानसिक रूप से बीमार था और उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है या वो कानून के खिलाफ है। सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। लेकिन क्या वो सच में बीमार था? क्योंकि पुलिस को तो शुरू में ऐसा नहीं लगा था। देखो, ये बहुत पेचीदा मामला बन गया। पहले तो पुलिस सर्जन ने जांच की करीब 1 महीने तक, 28 जून से 23 जुलाई 1969 तक। और क्या कहा पुलिस सर्जन ने? उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि रमन को साइकोसिस नहीं है, वो मंद बुद्धि भी नहीं है, उसकी याददाश्त ठीक है, इंटेलिजेंस एवरेज है और उसे अपने किए का अंदाजा है। वो समझ रहा है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। अच्छा, तो इस रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल चला? हाँ, इस रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल चला और रमन ने जुर्म कबूल भी कर लिया। तो फिर उसे सजा हो गई? रुको, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। डिफेंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने नायर हॉस्पिटल के एक साइकियाट्रिस्ट को गवाह के तौर पर पेश किया। अच्छा। हाँ, उन साइकियाट्रिस्ट ने रमन से आर्थर रोड जेल में बात की थी और उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनकी प्रोफेशनल ओपिनियन में रमन लंबे समय से क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ये क्या होता है? ये एक गंभीर दिमागी बीमारी है। इसमें इंसान की सोच, उसके विचार असलियत से बिल्कुल कट जाते हैं। उसे वहम होने लगते हैं, जैसे उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, परसिक्यूशन डिल्यूजन, या वो खुद कोई बहुत बड़ी हस्ती है, ग्रैंडोर डिल्यूजन। ओह, तो साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से वो बीमार था? हाँ,
और उन्होंने कहा कि इसी बीमारी की वजह से उसे समझ ही नहीं थी कि उसके काम कानून के खिलाफ हैं। एक और अजीब बात पता चली क्या? कि वो पास के चर्चों में माफी मांगने जाता था और कहता था कि मैं जो भी करता हूँ जीसस मुझे माफ कर देंगे। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ पुलिस सर्जन कह रहे हैं ठीक है, वो खुद को बोल रहा है। दूसरी तरफ साइकाइट्रिस्ट कह रहे हैं कि उसे पता ही नहीं था कि वो गलत कर रहा है। बिल्कुल, यही कानूनी पेज था। डिफेंस ने कहा कि उसे पता था कि वो मार रहा है, पर ये नहीं पता था कि ये गलत है या कानून के खिलाफ है। खैर, कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी और उसे दोषी पाया। मौत की सजा सुनाई गई। खत्म नहीं हुआ होगा ना? हाईकोर्ट कंफर्मेशन तो चाहिए होता है। सही कहा। रमन ने तो अपील करने से मना कर दिया, बोला मुझे अपील नहीं करनी। अजीब। हाँ, लेकिन सजा कंफर्म करने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया। उन्होंने सर्जन जनरल को ऑर्डर दिया कि 3 सीनियर साइकियाट्रिस्ट का एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। एक और मेडिकल बोर्ड? क्यों? ये पता लगाने के लिए कि क्या रमन वाकई दिमागी रूप से बीमार है और क्या इस वजह से वो अपना बचाव करने में असमर्थ है। मतलब हाईकोर्ट पूरी तरह तसल्ली करना चाहता था। समझ गया। तो इस स्पेशल बोर्ड ने क्या पाया? उनकी जांच में क्या निकला? इस बोर्ड ने रमन से 5 बार बात की, हर बार करीब 2-2 घंटे, और उनकी जांच में रमन की दिमागी हालत का चौंकाने वाला सच सामने आया। क्या सच? देखो, जब आखिरी इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स ने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उसने कहा कि वो कानून का प्रतिनिधि है और इस बुरी दुनिया के लोगों को नहीं छुएगा। कानून का प्रतिनिधि? ये कानून क्या था उसकी नजर में? यही तो बोर्ड ने पाया कि उसे स्थिर और व्यवस्थित भ्रम थे, मतलब फिक्स्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन्स थे, खासकर उत्पीड़न, परसिक्यूशन और भव्यता, ग्रैंड्योर को लेकर। जैसे क्या क्या सोचता था वो? बहुत अजीब चीजें। जैसे वो मानता था कि 2 दुनिया है, एक कानून की दुनिया और दूसरी ये दुनिया। उसे पक्का यकीन था कि लोग उसका लिंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि वो कानून का प्रतिनिधि है। क्या? लिंग बदलने की कोशिश? हाँ, वो खुद को एक शक्ति मानता था। उसे लगता था कि लोग उसे समलैंगिक प्रलोभन दे रहे हैं ताकि वो हार मान ले और औरत बन जाए। उसे डर था कि समलैंगिक संबंध उसे औरत बना देंगे। ये तो बहुत ही अजीब है। वो बार बार कहता था कि वो 101% मर्द है। 101%? हाँ, उसका मानना था कि सरकार उसे बॉम्बे लाई थी चोरियां करवाने और जुर्म करवाने के लिए। सरकार ने भेजा था उसे? उसके हिसाब से हाँ। उसे ये भी पक्का यकीन था कि देश में 3 सरकारें हैं, अकबर सरकार, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार, और ये सब मिलकर उसे सता रही हैं। अकबर सरकार, ब्रिटिश सरकार 1960s में? ये तो सच में गंभीर दिमागी बीमारी के लक्षण हैं। बिल्कुल। बोर्ड ने कंफर्म किया कि उसे क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है और वो लाइलाज है, इनक्योरेबली मेंटली इल। उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो इस फाइनल रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? उसकी मौत की सजा का क्या हुआ फिर? उसकी इस कंफर्म्ड दिमागी हालत को देखते हुए 4 अगस्त 1987 को हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अच्छा, तो फांसी नहीं हुई, उम्र कैद हो गई। उसे कहाँ रखा गया फिर? उसे पुणे की यरडोडा सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन उसका इलाज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में चलता रहा। कुछ रिपोर्ट्स यरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल का भी जिक्र करती हैं, जो शायद इसी फैसिलिटी का हिस्सा हो। बेसिकली उसे एक सिक्योर मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रखा गया। और वहीं रहा वो बाकी जिंदगी? हाँ, अपनी बाकी जिंदगी वो वहीं रहा, इलाज चलता रहा। और उसकी मौत कैसे हुई? 7 अप्रैल 1995 को ससून हॉस्पिटल पुणे में किडनी फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई। वो करीब 65-66 साल का था उस वक्त। तो इस तरह खत्म हुई रमन राघव की कहानी, लेकिन उसका केस आज भी लोगों को डराता है। इसका समाज पर क्या असर हुआ? क्या विरासत छोड़ी इसने? देखो, इस केस ने कई चीजें बदली। पहली बार शायद भारत में आम लोगों को सीरियल किलर के कंसेप्ट का पता चला। शहरों में रहने वालों को अपनी सुरक्षा की चिंता हुई, खासकर रात में अकेले सोने वालों की। इसने बेघर लोगों की दयनीय हालत को भी उजागर किया, जो सबसे आसानी से शिकार बन गए। और दुर्भाग्य से, जैसा अक्सर होता है, मानसिक बीमारी को लेकर जो डर और गलतफहमियां थीं, वो शायद और बढ़ गईं। लोग हर मानसिक रोगी को शक की नजर से देखने लगे। और क्या इससे कानून और व्यवस्था में कोई बदलाव आया?
पुलिस की काम करने के तरीके में? हाँ, इस केस ने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया कि कैसे कोई इतने कत्ल कर सकता है और पकड़ा नहीं जाता जल्दी। इसके बाद सीरियल क्राइम की जांच के लिए स्पेशल यूनिट्स की जरूरत महसूस हुई। बेहतर फॉरेंसिक तरीकों पर ध्यान दिया गया और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी ज्यादा गौर किया जाने लगा। और फिल्मों में भी तो इसका जिक्र आता है ना? काफी पॉपुलर रहा ये केस पॉप कल्चर में। अरे हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, रमन राघव अ सिटी अ किलर नाम से, जिसमें रघुबीर यादव ने रमन का रोल किया था। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। और 1978 की एक तमिल फिल्म सिगुप्पुर रोजकल भी इसी से प्रेरित बताई जाती है। और हाल ही में अनुराग कश्यप की रमन राघव 2.0 आई थी। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली। हाँ, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक काल्पनिक किलर का रोल किया था जो रमन राघव से इंस्पायर्ड था। तो हाँ, इसकी कहानी फिल्म मेकर्स को हमेशा अपील करती रही है। रमन राघव की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, मतलब इतने साल बाद भी। हाँ, बिल्कुल। खासकर ये सवाल कि क्या आज भी हमारे शहरों की भीड़ और गुमनामी में फुटपाथ पर सोने वाले या हाशिए पर रहने वाले लोग उतने ही असुरक्षित हैं? क्या सिस्टम उन्हें देख पाता है, उनकी सुनता है? ये सोचने वाली बात है। रमन राघव जैसे दरिंदों को पनपने का मौका कहीं हमारी अनदेखी, हमारी उदासीनता तो नहीं देती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.